हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे का 18 और 19वां भाग। नहीं, मैं मान नहीं सकता। आशुतोष भाई अपने दोनों बच्चों के लिए अपनी जान दे सकते हैं। वह हमारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की जान दांव पर नहीं लगा सकते। जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, आदित्य ने तेजी से इनकार में सर हिलाते हुए कहा। जानता हूँ, इसलिए तो समझ नहीं पा रहा कि आखिर आशुतोष भाई की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो कि उन्होंने हमें किसी से भी शेयर करनी जरूरी नहीं समझी। रणविजय ने गाड़ी चलाते हुए कहा। उसका दिमाग बहुत कुछ सोच रहा था। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आशुतोष भाई शिवम और शिवी के बारे में भी जानते थे कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर भी उन्होंने शिवम की शादी किसी दूसरी लड़की के साथ तय कर दी। आदित्य ने बात को समझते हुए कहा। रणविजय ने हमें सिर हिलाया। मैं क्या कहूँ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे भाई ने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया है। अगर आशुतोष भाई इस चीज को समझ गए थे कि दोनों बच्चों के बीच में कोई दूसरा रिश्ता पनप रहा है, और मान भी लो कि वह मेरी जिंदगी को अपने शिवम की जिंदगी में नहीं चाहते थे, तो फिर भी एक बात तो उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर वह मुझसे कुछ बताए रहते तो मैं कुछ कर सकता था। मैं जिंदगी को यहाँ से कहीं दूर भेज देता या फिर खुद जिंदगी को लेकर इन लोगों की जिंदगी से दूर चला जाता। आशुतोष भाई शिवम के लिए जो फैसला लेते मैं उसको भी मानने को तैयार था, लेकिन इस तरह से शिवम की जिंदगी तो मैं कभी भी दांव पर नहीं लगा सकता था। अगर जिंदगी मुझे प्यारी है तो शिवम भी मुझे कम प्यारा नहीं है। आशुतोष भाई ने इस चीज को क्यों नहीं समझा? उन्हें क्यों ऐसा लगा कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैं शिवम के साथ जबरदस्ती कर जाऊंगा या फिर जबरदस्ती का रिश्ता बांध दूंगा? रणविजय ने बेहद दुख और अफसोस के साथ कहा। पागल हो गया है क्या तू? यह क्या फालतू का बोले जा रहा है? तू मेरा दोस्त, मेरा भाई सब कुछ है, और भाई कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते जो कि तू अपने मन में सोचे जा रहा है। रणविजय, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि पिछली बार मानसी की तरह ही कोई सीरियस मैटर होगा, तभी आशुतोष भाई ने ऐसा डिसीजन लिया है। लेकिन वो क्या है मैं समझ नहीं पा रहा कि खुद अपने बेटे की जान, उसकी खुशियां दांव पर लगाते हुए एक बार ही सही उन्होंने क्यों नहीं हम लोगों से बात की। आदित्य खुद परेशान था। उसने रणविजय की तरफ देखा जो कि बेहद दुख के साथ किसी तरह से अपने आंखों से छलकने वाले आंसू को रोके हुए था। आदित्य की अपनी परेशानी कहीं दूर जा सोई। अब उससे अपने दोस्त इस तकलीफ में नहीं देखा जा सकता था। तू अब चिंता मत कर, अब इसका मतलब तो आशुतोष भाई ही बताएंगे आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। आदित्य गुस्से में बोला। जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में लगी, आदित्य तेजी से अपनी साइड का दरवाजा खोलकर निकलने के लिए हुआ। रणविजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे मत रोको भाई, आज मैं आशुतोष भाई से अपने जवाब लेकर ही रहूंगा। रणविजय हाथ ऊपर उठाकर कुछ देर रुकने का इशारा किया। क्यों रुकूं मैं? आशुतोष भाई को इस चीज का जवाब देना ही होगा। आखिर क्या सोचकर उन्होंने ऐसा फैसला लिया? वो शिवी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिवम की शादी कहीं और तय कर दी। नतीजा क्या निकला? आज शिवम को जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन मुझे ये पूछना है कि आखिर उनके दिमाग में ऐसी बात आई कैसे? मैंने खुद आशुतोष भाई को देखा है कि वह शिवन्या से ज्यादा शिवी को प्यार करते हैं, तो फिर सिर्फ तेरी बेटी होने के कारण वो शिवी को इस तरह से नहीं ठुकरा सकते। और तूने भी क्या किया है? अरे तू तो वह है जिसने उनका घर सलामत रहे, उनका परिवार ना टूटे, इसके लिए अपने परिवार और खुशियों को दांव पर लगा दिया था। उनका घर बचाने के लिए
तू 12 साल तक अपनी बीवी और बेटी के लिए तड़पता रहा था। अरे, तूने तो आशुतोष भाई के लिए जो किया है उसके लिए शिवम से शादी तो क्या। आशुतोष भाई अगर शिवम की जिंदगी भी दांव पर लगा देते ना, तो कम ही रहता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, जिसके कारण मेरी शिवी फिर से दुखी हो गई है। पहले ही उस बच्ची ने अपनी जिंदगी में कम अकेलापन नहीं झेला है, माँ बाप घर परिवार के रहते हुए भी उसने एक अनाथ सी जिंदगी गुजारी है। एक मिडिल क्लास फैमिली में जिंदगी की जहोजद की है, जो आशुतोष भाई ने फिर से उसे उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। आज उन्हें जवाब देना ही होगा। आदित्य एक सांस में ही सब कुछ बोल गया। रणविजय चुपचाप आदित्य की बात सुन रहा था, लेकिन उसी बातों में उसने एक ऐसा पॉइंट पकड़ा कि वह कुछ निश्चिंत सा हो गया था। इतना गुस्सा काहे के लिए करता है यार? मैंने जो कुछ भी किया, अपने भाई के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, और अब तेरी फालतू की बकवास में एक काम की बात सुनने के बाद, जहां तक मैं सोच रहा हूँ, आशुतोष भाई ने भी ऐसा ही कुछ सोच कर किया होगा। तू शांति से बैठ, मुझे कुछ सोचने दे। अब इस तरह से अपने बड़े भाई के सामने अपने सवालों की पोटली लेकर खड़े नहीं हो सकते। रणविजय ने गाड़ी के स्टीयरिंग पर दोनों हाथ टिकाते हुए कहा। उसका दिमाग कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहा है, मुझे भी बताना। आदित्य परेशान हो गया। रणविजय ने आदित्य की तरफ देखा। पहले मेरी बातें ध्यान से सुन ले। जब तक ये सारा मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तू ना आशुतोष भाई के साथ कोई बदतमीजी करेगा और ना ही कुछ उन्हें बोलेगा। रणविजय ने उंगली दिखाते हुए आदित्य को वार्न किया, वरना आदित्य अब तक आशुतोष भाई के साथ है झगड़ा कर लिए रहता। तेरा कहने का मतलब है क्या है कि आशुतोष भाई ने इतना कुछ किया और मैं उनसे कुछ सवाल भी ना करूं? आखिर चाहता क्या तू? वो हमारी जान भी ले ले और मैं उफ ना करूं? आदित्य ने हल्के गुस्से से पूछा। नहीं, रणविजय ने एक शब्द में बिल्कुल सॉलिड जवाब दिया। क्या? आदित्य को हैरानी थी। हाँ, पहली बात तो वह हमारी कोई जान नहीं ले रहे हैं, उन्होंने जान भी अपने बेटे की ही दांव पर लगाई है। क्यों लगाई है, यही बात हमें जाननी है, रणविजय ने कहा। मतलब? आदित्य ने पूछा। देख आदित्य, अभी अभी तूने कहा कि मैंने जो किया है उसके रिस्पेक्ट में वो शिवम की शादी तो क्या, अगर शिवम की जिंदगी भी दांव पर लगा देते तो ये भी कम ही होता। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग बार बार इसी पॉइंट को शॉर्ट कर रहा है। तेरी बातों से मुझे एक चीज और ध्यान में आ रहा है। शिवम को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और जब जिंदगी की ऐसी हालत हुई थी, उसने लगभग जिद पकड़ ली थी कि वह शिवम के साथ ही जाएगी, और ईशानी उससे शिवम के साथ जाने नहीं देना चाह रही थी। तब मैंने देखा था, आशुतोष भाई ने हाथ उठाकर ईशानी को रोका था और जिंदगी को शिवम की के साथ जाने के लिए कहा था। शिवम के पास जिंदगी को जगह देने के लिए वो खुद अपनी जगह से उतर कर आगे की सीट पर बैठ गए थे। अगर वह दोनों को अलग करना चाहते थे तो फिर वह ऐसा नहीं करते। हमें पता करना होगा, कुछ तो जरूर चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि फिर से निशांत मलिक और अनन्या भाभी ने आशुतोष भाई के कोमल स्वभाव को ट्रिगर किया है, वरना आशुतोष भाई ऐसे नहीं है। उन्होंने अगर शिवम और जिंदगी को अलग करने का फैसला लिया होगा तो जरूर ही कुछ सोच समझ कर लिया होगा। पहले तो जब तक हमें उनके और अनन्या भाभी के रिश्ते के बारे में पता नहीं था, वह अपना दुख छिपाने के लिए ही सही हम लोगों के साथ हंसते बोलते थे, लेकिन जब से यह अनन्या भाभी का मैटर आया है तब से आशुतोष भाई बोलते कम है, सोचते और करते ज्यादा है। हम दोनों परिवार को टाइम देने के लिए छुट्टी मार लेते हैं, लेकिन आशुतोष भाई के दिन और रात केवल ऑफिस में ही बीत रहे हैं। रणविजय अपना सर मसलते हुए सोच रहा था। देख भाई, इतना दिमाग पर जोर मत डाल, तेरे सर में दर्द उठ जाएगा।
सीधे सीधे पूछना ही ठीक होगा। आदित्य ने कहा, पागल हो गया क्या तू? हम सीधे सीधे जाएंगे उनसे पूछने और वो हमें बता देंगे। ऐसा तूने सोच भी क्यों लिया? अभी जिस कंडीशन में वो खड़े हैं उस कंडीशन में अगर हमने उनसे कुछ पूछा तो या तो एक जोरदार चांटा कान के नीचे लगेगा या फिर वह कुछ नहीं बोलेंगे। खैर, चांटा लगेगा तो ठीक ही होगा, क्योंकि हम इसी लायक हैं। हमने अपनी खुशियों में अपने भाई का ध्यान नहीं रखा है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रणविजय आशुतोष से बात करने से पहले बहुत कुछ सोच रहा था। बचपन से एक साथ रहने के कारण वह आशुतोष के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। खून का रिश्ता होने न होने के बावजूद भी दिल का रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता था। ऐसा रिश्ता था जिसने इन दोनों के परिवार के बीच में कभी भी बिजनेस की होड़ भी नहीं आने दी थी। लोग कहते हैं, जहां हो प्यार वहां ना करो व्यापार। लेकिन इन दोनों परिवारों के बीच प्यार भी था और व्यापार भी था। लेकिन फिर भी अपने प्यार के बीच इन लोगों ने कभी व्यापार को नहीं आने दिया था। तभी रणविजय का मोबाइल बजा। सर जल्दी आइए, साधना मैडम की हालत बहुत खराब है। वह सिर्फ आपसे बात करना चाहती हैं। हॉस्पिटल से उसके गार्ड का फोन था। हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, आ रहा हूँ, रणविजय ने कहकर फोन काट दिया। तू जाकर शिवम की सिचुएशन देख, मैं मॉम से मिलकर आता हूँ, रणविजय ने आदित्य से कहा। दोनों गाड़ी से बाहर निकल चुके थे। आदित्य ने उलझते हुए रणविजय की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या साधना आंटी से मिलना जरूरी है। देख भाई, वो मेरी माँ है। भले ही 12 सालों में मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन उनकी ममता ने मुझे इतना याद दिलाया था कि मैं उनका बेटा हूँ और वो मेरी माँ। मॉम ने मलिक के साथ मिलकर जो कुछ भी किया हो, लेकिन उनकी ममता में मैंने उस वक्त कोई मिलावट नहीं महसूस की थी। दूसरी बात, उस दिन ईशांत मलिक मुझे मार ही देता, लेकिन कहीं ना कहीं मॉम ने उसे ऐसा करने से रोका था। कहते हैं कि अगर अपनी गलतियों पर पछतावा सच्चा हो तो भगवान भी माफ कर देते हैं। हम तो इंसान हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें भी भगवान से अपने लिए ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। रणविजय ने आदित्य को समझाना चाहा। भाई, उन्हें कोई पछतावा नहीं था और न ही उनकी कोई ममता सच्ची थी, बल्कि उन्होंने अपने डर से ऐसा किया, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा किया था। आदित्य ने कहा, चाहे कुछ भी हो, तू जाकर शिवम को देख, वही पर ईशानी और जिंदगी भी है। और हाँ, अगर डैड का फोन आए तो उनसे भी कुछ मत कहना, क्योंकि अगर डैड सुनेंगे तो वह उल्टा मुझ पर बरस पड़ेंगे। पर मेरा दिल नहीं मानता। इस दिल ने उनको माँ माना है और उनकी लाख गलतियों के बाद भी मानता ही रहेगा। मैं उनसे मिलकर आता हूँ, रणविजय ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए लगभग रिक्वेस्ट किया। तो ठीक है, चल, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकता। उनका कोई भरोसा, इन सब उल्टे सीधे कामों में वो तो अनन्या भाभी की भी सास है। अपने उल्टे सीधे इमोशनल डायलॉग इस्तेमाल करके वो फिर से तेरा ब्रेन वॉश कर देंगी और फिर वही नतीजा होगा। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं दूध पीता हुआ कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, जो कोई भी मुझे बहला फुसलाकर निकल लेगा। समझ में आई बात? चुपचाप जा, मैं तुरंत आता हूँ। ऐसा ना हो कि हमारे पास टाइम ही ना बचे। मुझे रात में ही मॉम से मिलना था और अब तो लगभग सुबह होने को आई है। रणविजय ने आदित्य को आंख दिखाते हुए कहा, जा रहा हूँ। आदित्य 7th फ्लोर की लिफ्ट पर बढ़ गया और रणविजय ने 4th फ्लोर की लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया, क्योंकि साधना जी 4th फ्लोर पर ही थी। कंडीशन क्या है? रणविजय ने अपने गार्ड से पूछा। जवाब में गार्ड ने साधना जी के रूम का दरवाजा खोल दिया।
अंदर साधना जी मशीनों में जकड़ी हुई थी। डॉक्टर ने लीवर साफ करके पॉइजन तो निकाल दिया है, लेकिन कमजोर शरीर होने के कारण उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। सब कुछ अनस्टेबल ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस जब भी होश में आती हैं, आपका नाम लेकर चिल्लाती हैं और आपको बुलाने के लिए कहती हैं। गार्ड ने सर झुकाते हुए बताया। रणविजय ने हमें सिर हिलाते हुए उसे जाने को कहा। गार्ड दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ रणविजय और साधना जी ही थे, जो कि दवाइयों के असर से अब सो रही थीं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रणविजय साधना जी के बेड के पास आया और उसने झुकते हुए उनके सर पर हाथ रखा। 4-5 सालों में रणविजय एक दिन भी साधना जी से मिलने नहीं गया था। साधना जी को रणविजय की बेरुखी ने तोड़ा था, तो रणविजय का दिल उनको उनके किए के लिए माफ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से उसने साधना जी की ऐसी कंडीशन के बारे में सुना था, दिल से सब कुछ निकल गया था। रणविजय को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। आज साधना जी को इस हालत में देखकर रणविजय का दिल भर आया था। वो उनकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा था। साधना जी की हालत देखने लायक नहीं थी। रणविजय का दिल बार बार कह रहा था, ये औरत उसकी मॉम हो ही नहीं सकती थी, उसकी मॉम तो हमेशा चमकती रहती थी। ये पीला मालिन चेहरा किसी दुखियारी औरत का मालूम हो रहा था। उनकी इस कंडीशन का जिम्मेदार भी तो तुम ही हो। रणविजय के दिल ने उसे जी भरकर कोसा। रणविजय की आंखें भर उठी थी। तभी साधना जी को भी शायद नींद में ही रणविजय के वहां होने का एहसास हो गया था। उनकी पलकें फड़फड़ाए। मॉम, रणविजय के होठों से निकला। 2 बूंद आंसू आंख पलकों के कोर से निकलकर गालों पर लुढ़क गए। साधना जी रणविजय की सौतेली माँ थी, पर आज उनकी यह हालत हुई थी। कौन था उनकी हालत के पीछे जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं इसी तरह हॉट टचिंग स्टोरी के साथ अगले भाग में। हर हर महादेव।